जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का राहुल देशवाल अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्ट्रेटजी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो किसी भी चीज की रणनीति, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो युद्ध हो, हर जगह रणनीति आपको 100% सक्सेस करने का एक रिजल्ट देती है। ठीक है कि 100% आप सक्सेस हो सकते हो अगर आप एक सही रणनीति से चलते हो। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम बहुत कम बचा है। अगर CHSL की बात करते हैं, सिर्फ आपके पास अभी अगर देखा जाए तो 17, 18, 19 दिन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इतने कम समय में आप एक सही तरीके से अगर चलते हो तो आपकी प्रिपरेशन अगर थोड़ी कम भी है तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वो डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को पढ़ क्या रहे हो। आखिरी समय में बच्चा जो सबसे ज्यादा गलती करता है, सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे तो देखिए। अच्छा, एक चीज और, इंडिया की बेस्ट टीम 25 मार्च रात 9 बजे इंडिया के सभी बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो उन सभी को आपसे मिलवाऊंगा, तो उन सभी का आपको स्वागत करना है। स्वागत मतलब कि अगर वो आएंगे तो आपको भी यहाँ पर आकर उनके लिए उपस्थिति अपनी देनी है, जिससे होगा क्या, उन्हें अच्छा फील होगा कि नहीं यार, अगर हमने मतलब यहाँ पे बच्चा रेगुलर है और पढ़ने के लिए इच्छुक है। ऐसा होता है ना कि टीचरों को ऐसा लगता है, वो सारे मुखर्जी नगर के टीचर, उन्हें ऐसा फील होता है कि जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है वही मतलब कि रेगुलर रहता है, बट उन्हें नहीं पता कि मेरे वाला स्टूडेंट ऑनलाइन भी रेगुलर रह रहा है। ठीक है, तो आपको आना है। तो अभी तो हम स्ट्रेटजी करने वाले हैं। देखिए इन बातों पे बाद में बात करेंगे। देखो आ जाते हैं। तो अभी हम जिन 3-4 पॉइंटों पे बात करेंगे, वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एक बार शेयर करके आओ भाई क्लास को। सबसे पहले जिन 3-4 पॉइंटों पे हम बात करेंगे वो 3-4 पॉइंट बता देता हूं। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर करके आओ सभी यार दोस्तों, शेयर कर दो एक बार, जल्दी से शेयर करके आओ सभी को। देखो पहला पॉइंट कि जो 18 दिन में है, ये जो 18 दिन बचे हैं, 18 या 19 जो भी दिन बचे हैं, इन आखिरी दिनों में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है वो यही है, वो पढ़ क्या रहा होता है जबकि उसको जरूरत कुछ और पढ़ने की होती है। वो बहुत बड़ा मुद्दा, और वही उसे फेल और पास। आपने देखा होगा आपके गांव समाज में, आस पड़ोस में कहीं पर ऐसा बच्चा होता है जो पूरे रात दिन पढ़ रहा है, और इन द एंड जब वो एग्जाम देकर आया तो उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते या फिर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता। तो हम सोचते हैं यार ये तो पूरे दिन पढ़ता था, ये कैसे रह गया। दिक्कत क्या होती है, वो क्या पढ़ रहा था। तो आखिरी दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आपके आखिरी दिन बचते हैं कि जैसे लास्ट के 17-18 दिन बच रहे हैं तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। क्योंकि देखिए सिलेबस वही है जिसे आप 1 साल से पढ़ रहे हो। अब उस 1 साल की चीज को आप आखिरी दिनों में कैसे कैसे पढ़ सकते हो। तो मुद्दा है क्या पढ़े क्या ना पढ़े। दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा कि ठीक है भाई साहब, आपने इन दिनों में पढ़ाई कर ली, अब आपको पास और फेल जो भी है वो कौन तय करने वाला है, वो है आपका एग्जाम। जिस दिन आपका पेपर है, ये सबसे बड़ा दिन है आपके लिए। जिस दिन आपका एग्जाम है, आपको पास और फेल कौन कराएगा, जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन एग्जाम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अब मुद्दा उठता है कि भाई इस दिन किस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो, ये बहुत बड़ा रोल है। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें। आपको सर पेपर अटेम्प्ट करने में क्या है, जाओ पेपर सामने होगा, धड़ धड़ करे आओ। बेटे ये वो पेपर नहीं है 10वीं 11वीं के कि भैया मैथ्स में 10वीं में 15-15 मिनट भी होते थे किसी किसी क्वेश्चन में। यहाँ तो पूरे 25 क्वेश्चन ही 15 मिनट में खत्म करने होंगे आपको। तो ये समय और वो समय बहुत अलग है। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये दोनों ही चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए पेपर अटेम्प्ट भी ऐसे करना है कि हमारा जो प्रेशर है
हमारे दिमाग में इतना सारी उथल पुथल होगी, अलग मतलब अलग ही लेवल पर उथल पुथल चल रही होगी कि यार कि पेपर को यार, अगर पेपर के टाइम पर जब आप पेपर दोगे ना उससे पहले पसीने से आने लग जाएंगे हाथों में, टेंशन रहेगी, नहीं मुझे तो इस बार क्लियर ही करना है। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं आगे। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, पिछली बार बहुत बच्चों के 50 में से 50 नंबर आए थे। पिछली बार बहुत बच्चों के 50 में से 50 नंबर आए थे मेरे वाले स्टूडेंट्स के। तो इस बार भी आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये नंबर लाने हैं। अब वो ये कैसे लाने हैं उसी का ये खेल है, 50 में 50 कैसे लाएं, है ना, ये वाला खेल है, ठीक है। बट उसके आगे मैं पहले चीजों को बता देता हूँ, इन दो पे पहले बात करते हैं। ठीक है, अगर किसी 50 में 45 आ गए तो ऐसा थोड़ी कि वो पास नहीं हो सकता, वो भी पास होगा। पहले आखिरी दिनों में क्या क्या पढ़े और दूसरा करेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलते हैं, देखिए पहले आखिरी दिनों की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बार कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो हमारी कट ऑफ क्या थी, एक बार वो मैसेज करके बताओ। हाँ भाई जल्दी से कट ऑफ के बारे में बताओ, जल्दी से, हाँ जल्दी बताओ, कट ऑफ के बारे में बताओ, कट ऑफ के बारे में। तो आप देखोगे आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 159.5, इस तरह से ही कुछ गई थी, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से यही पक्का पक्का गई थी, ठीक है। इसमें पॉइंटों में कुछ 159.456 कुछ ऐसे ही थी, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत है ना। सबसे पहली बात तो बच्चे को ये कट ऑफ डरा देती है, बट अगर आप एक्चुअल डाटा देखते हो तो आपको पता चलेगा किसी किसी शिफ्ट में कुछ बच्चों के 127 नंबर भी थे। किसी किसी शिफ्ट में कुछ शिफ्टें ऐसी थी कि जिनके 127 भी आ गए ना, उनके नंबर भी इतने कर दिए गए थे। 127 वालों को ये नंबर दे दिए गए थे, किसी किसी में 130 वालों के ये नंबर दे दिए गए थे। ये वो नंबर थे जो बच्चों के थे, ये नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उनके नंबर बना दिए गए थे। तो ये एक हवा बना दिया है, हवा। मुद्दा क्या है, 140 वाले के भी आए हैं 159.5, और मैं ये नहीं कहूंगा 145 वाले के भी 159.5 नंबर कर दिए गए थे। यानी अगर आप औसतन और एवरेज निकालते हो तो मेरा ये कहना है कि 127 मान के मत चलो, ये भी मत मानो, आपकी 140 नंबर, ये जो 140 नंबर है ये एज एन एवरेज ये आपका मुद्दा होना चाहिए, मुझे इतने नंबर लाने हैं। जो बच्चा इतने नंबर भी ले आएगा वो भी पास हो जाएगा। अगर आप उठाकर देखोगे क्या हो गया, क्लास चल रही है, एक बार देखिए। अच्छा चल रही है, चल रही है, चल रही है। ओहो ओहो, ये नेटवर्क बंद हो गया था, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो अगर आप उठाकर देखोगे तो आपको लग रहा है कि यार ये है, बट ये एक हुआ बना दिया, ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद है। किसी 127 भी आ रहे हैं उसके भी बना दिया, इसको भी बना दिया, इसको भी ये करके। अगर आप 140 नंबर जो आपके पेपर में आए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये शायद 160 भी हो सकते हैं, तो आप 140 को एज एन एवरेज मान के चलेंगे। अब आगे जाते हैं, आखिरी दिनों में क्या पढ़े। कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी, कट ऑफ को दिमाग में इतना रख के चलना है। हाँ, 160 नंबर भी पेपर में आते हैं हमारे तो अच्छी बात है, 170 भी आते हैं तो अच्छी बात है, पर 140 को लेकर अपने दिमाग में चलो कि 140 तक भी अगर हम खींच लेंगे तो हम पक्का पक्का सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि इसको लेकर अगर अपने दिमाग में चलोगे तो आपको डर पहले से ही लग जाएगा, और डरना नहीं है, हमें जीतना है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए आखिरी दिनों में क्या गलती करता है बच्चा। देखिए सबसे पहले आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक बात बताइए। रीजनिंग की बात करते हैं, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर जीएस, और फिर इंग्लिश, ठीक है। अगर इस दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं, क्योंकि देखिए यही चीजें जो मैं बताने वाला हूं कि आप क्या गलती करते हो आखिरी दिनों में, कि भाई पेपर सर पे है 18 एक दिन में, और आप आखिरी दिनों में क्या कर रहे होते हो, और जबकि उन चीजों की आपको आवश्यकता ही नहीं है। रीजनिंग के आपको पता 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के ही 25, ठीक है, जीएस के ही 25, और इंग्लिश के ही 25।
यानी ओवरऑल 100 क्वेश्चन पेपर में होंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, ये भी 50 नंबर के, ये मार्क्स है हमारे, ठीक है। ओके, ये भी 50 के और ये भी 50 के, तो ओवरऑल 200 नंबरों का पेपर होता है। और सबसे जो मेन मुद्दा है वो अब आता है, भैया ठीक है कि 100 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 100 क्वेश्चन है टोटल और 200 नंबरों का पेपर है, पर मुद्दा क्या है? ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है 100 क्वेश्चन आपके लिए, मुद्दा है टाइम मेरे भाई, ये है मुद्दा, टाइम। कोई कितना पढ़ रहा है ये मुद्दा ही नहीं है, जो उस समय बैठकर उस टाइम का सही तरह से उपयोग कर पाएगा। टाइम सिर्फ 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ही दिए जाते हैं आपको, सिर्फ 60 मिनट, 100 क्वेश्चनों के लिए सिर्फ 60 मिनट, ये है मेन मुद्दा। तो जो ये पढ़ाई करनी है ना आखिरी दिनों में, ये इस तरह से नहीं करनी कि आपको सिर्फ एक सिलेबस खत्म करना है, आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है कि आप जब उस समय एग्जाम में बैठो तो उस समय आपको पहले से पता हो कि भाई मैं ये 100 क्वेश्चन 60 मिनट से भी कम टाइम में कर सकता हूं। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अभी से इतनी प्रैक्टिस कर दोगे, इतनी प्रैक्टिस कर दोगे कि एंड तक पहुंचते पहुंचते जो भी आप डेली बेसिस पे पेपर लगाओगे आपकी टाइमिंग कम होते जाए। अब आप कुछ समझे नहीं होंगे, कुछ चीजें मैं समझाता हूँ। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रीजनिंग को पकड़ते हैं सबसे पहले, रीजनिंग को, मैथ्स को, इंग्लिश को पकड़ेंगे, जीएस को ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसको जो करने को बहुत मोहब्बत भी करे आपसे, आपको पता नहीं चलेगा इसके बारे में, और धोखा दे दे तो धोखा इतना तगड़ा दे दे आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो भैया ये तो एक बहुत बड़ा महासागर है, इसकी कुछ कह ही नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा सागर है। पता लग रहा है कि आपने 10 दिन पढ़ा उसमें से सारा आ गया, और एक बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है उसका कुछ आया ही नहीं है, ये फर्क ही नहीं पड़ता। तो जीएस एक ऐसा खेल है, बट हाँ ऐसा नहीं पढ़ेंगे नहीं, बट सबसे पहले हम रीजनिंग को लेकर चलते हैं। देखिए आ जाइए, देखो होता क्या है, आखिरी दिन है, 17-18 दिन है, बच्चा क्या सोचेगा यार इस 17-18 दिन में। आप क्या सोचते हो कि आप 2 चीजें हैं, या तो आप पूरी की पूरी रीजनिंग को रिवाइज करोगे, पूरी रीजनिंग रिवाइज करोगे, हर एक चैप्टर जो नहीं आता आपके हिसाब से, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप ऐसा करोगे कि आप पूरी रीजनिंग को, मतलब जितने भी इसमें चैप्टर है सबको रिवाइज करोगे? जैसे आपको कैलेंडर नहीं आता तो आप कैलेंडर को सीखोगे कि भाई कैलेंडर पढ़ोगे, आपको जैसे क्लॉक नहीं आता तो आप क्लॉक पढ़ने बैठ गए। क्या ये करना आपके लिए सही रहेगा? आप बताइए। अगर आपको कैलेंडर नहीं आता तो आप कैलेंडर का चैप्टर दोबारा से कहीं पर किसी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर कहीं यूट्यूब से देखकर सीख रहे हो, इसी तरह से क्लॉक को, और अभी आखिरी के 17-18 दिन बचे, क्या ये चीजें करना आखिरी दिनों में आपके लिए सही रहेगा? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। नहीं आता कैलेंडर छोड़ दो, नहीं आती क्लॉक छोड़ दो, ये गारंटी नहीं है कि शायद कैलेंडर का क्वेश्चन ही ना आए। आपने 3 दिन यहाँ कैलेंडर को सीखते सीखते बिता दिए और एंड में पता लगता है भैया कैलेंडर का क्वेश्चन ही नहीं आया। ये भी गारंटी नहीं है कि क्लॉक का भी क्वेश्चन आएगा या नहीं, आने को आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, पर गारंटी कोई नहीं है। तो आखिरी दिनों में गलती से भी किसी चैप्टर जो आपको नहीं आता उसे बिल्कुल मत पढ़ो। हाँ, अगर आपको जितनी चीजें आती है उन्हें एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ 1 दिन दो, उससे ज्यादा नहीं, जितना रिवाइज कर सकते हो आंखों ही आंखों में उतना करो। उसके बाद जो जरूरी काम है उसको समझ लो। चैप्टर नहीं आता छोड़ो सबसे। और किसी ने रीजनिंग बहुत लंबे टाइम से नहीं पढ़ी, कोई कहे सर जी मुझे तो एक भी चैप्टर नहीं आता, छोड़ दो, कोई चैप्टर नहीं आता छोड़ो। आपको सिर्फ अब एक काम करना है जो जरूरी काम है, जरूरी काम। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पूरे पूरे मार्क्स दिलाए रीजनिंग में जिन्होंने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं थी, सिर्फ 10-10 दिन में। आपको सिर्फ एक काम करना है और आप 100% औरों से ज्यादा रिजल्ट दोगे जो 5-5, 6-6 महीनों से प्रॉपर रीजनिंग पढ़ते आ रहे हैं और आखिरी दिनों में रीजनिंग की हर एक चैप्टर को सोल्व करेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो करना है जितने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हैं, और तरीका मैं बताऊंगा कैसे।
ऐसा नहीं है बस पढ़ने लग गए। जितने भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट मान लेना प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं इन सभी पेपरों को आपको लगाना है। अब आप कहोगे सर कैसे लगाना है, देखिए होगा क्या, आज से लग जाओ। 25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से समझना, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक 40 क्वेश्चनों का 40 क्वेश्चन और 40 पेपर का 40 पेपर मैंने ही बनाए हैं आपके लिए, इसके CHSL के, वो बताना भूल गया था मैं। राहुल देसवाल एकेडमी जो हमारी ऐप है वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 40 पेपरों का सेट है, वो आपको मिल जाएगा राहुल देसवाल एकेडमी पे, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है। देखिए तो प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने। अब लगाने कैसे हैं, होगा क्या, पहले दिन जब आप पेपर लगाओगे तो आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, टाइम अपने डेली टाइम लगा लेना घड़ी में कि अब मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम चल रहा है। आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में मान लेते हैं 25 मिनट लग गए, ये तो बहुत मैक्सिमम टाइम बता दिया मैंने। और इन 25 मिनट में सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन सही हुए और 5 गलत, 20 सही और 5 आपके हो गए गलत। रीजनिंग में गलत बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है जो पहली बार इस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाएगा, और वो भी टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के बिना आप सही कर देते हो, पर जब आप टाइम रख लेते हो ना अपने सामने तो एक अलग लेवल पर चीजें हो जाती हैं। आप जिस चीज को सही कर सकते हो उसे भी आप गलत करने लग जाते हो। शायद शुरुआत में मेरे को लगता है कि आप 17 ही सही कर पाओगे, आप शुरुआत में 17 ही सही कर पाओगे और 8 क्वेश्चन गलत कर दोगे, जितना मुझे पता है। आप मानो या ना मानो, आप करके देख लेना, आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो सही था, ये फिर भी गलत हो गया, ठीक है। अब आप डेली 2 से 3, वैसे तो मैं 3 कहूंगा, डेली 3 पेपर आपको लगाने हैं 25-25 क्वेश्चन के। अब होगा क्या, पहले दिन, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, जो ये टाइमिंग है 25 मिनट से घटते घटते जब 17 एक दिन बीत जाएंगे, ये 25 मिनट से घटते घटते 13 मिनट पे ये टाइमिंग आ जाएगी। कितने मिनट पे मेरे भाई, 13 मिनट पे, गारंटी दे रहा हूं। अगर आप डेली बेसिस पे 3 रीजनिंग के पेपर लगाते हो। अच्छा, पेपर लगाने कैसे हैं वो भी मैं बताता हूं। ये डेली जब पेपर लगाओगे तो ये टाइमिंग 13 मिनट पे आ जाएगी, और ये आनी ही चाहिए। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये 13 मिनट पे टाइमिंग लानी है। 25 क्वेश्चन 13 मिनट में मुझे करने ही करने हैं। पहले दिन 25 मिनट लग रहे हैं तो डरो मत, 30 मिनट भी लग जाए, पर अगर आप डेली रोज टाइमिंग लगाकर ऐसे पेपर दोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ 13 मिनट लगेंगे। इसका रीजन क्या होता है वो मैं बताता हूं अभी आपको। और इन 13 मिनट में जो आप 17 क्वेश्चन सही कर रहे थे, अब शायद 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, और एक आधा गलती से गलत हो रहा होगा, वो भी ऐसे गलती से। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, इसका रीजन क्या है, देखिए होगा क्या। रीजनिंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चे के सामने, वो ना क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी होती है। पहले दिन अगर बच्चा जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता है ना, वो उसको पढ़ने में 1.5-2 मिनट लगाता है, फिर अगले बार फिर वही पेपर आएगा सेम, और सेम ही वही लैंग्वेज, कुछ भी बदलाव नहीं होता। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर होता है और पूरा पैटर्न सेम रहता है रीजनिंग में। तो होगा क्या, जब वो 10वीं बार पेपर लगा रहा होगा तब तक उसके दिमाग में सेट हो गया होगा, भाई यही सेम लैंग्वेज है, बस मुझे इस वाले पॉइंट पर फोकस करना है। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन की इस वाली चीज पर मुझे फोकस करना है। अगर आपके वहां पे कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यार ऐसे कि ये जैसे कोई भी नंबर वाला होता है कि भाई ऐसे लिख देते हैं कभी कभी TYL ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे कि T20 है, Y25 है, L12, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको पहले पता होंगी कि यार ये ना इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब होगा क्या, जब आपको पूरी लैंग्वेज पता लग जाएगी और साथ में आप एक काम और करोगे, बहुत जरूरी काम, जब आप इन 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपने कितने टाइम लिया, 25 मिनट। पहले दिन बता रहा हूँ 25 मिनट। तो आपने जब 17 सही करे थे तो गलत कितने करे थे मेरे भाई, 8। तो आपको ये चेक करना है कि इन 8 को जब मैंने गलत करा, यूं नहीं छोड़ दो, अब इन 8 पे वर्क करना है कि मेरे से गलती कहाँ हुई, ये जरूरी करना है। ये सबसे जरूरी काम है कि 8 मुझसे गलत क्यों हुए, कहाँ पे गड़बड़ रह गई, इनको सीखिए।
ये आपको अगले पेपर में हेल्प करेंगे जब आप अगला पेपर दोगे। पेपर यानी कि जो घर पे दोगे, यूनिक या एग्जाम टाइम पर प्रैक्टिस जो पेपर दे रहे हो, फिर अगला प्रैक्टिस पेपर। तो इस तरह से जब अगर आपने, मैं डेली बेसिस पे 3 पेपर ले लेता हूँ, 3 भी नहीं 3 पेपर ले लेता हूँ, तो 17 दिनों में 51 पेपर अगर आपने कर लिए, 51 ही मानो 40 पेपर, तो उसके बाद 100% है, 100% कह रहा हूं मैं आपसे कि 100% 25 क्वेश्चन 13 मिनट में करने लग जाओगे, और टाइम वही 24 क्वेश्चन सही करोगे, और एक आधा गलत हो ही जाता है रीजनिंग में, ठीक है। 24 सही कर दिए तो 48 नंबर तो ये आपके पक्के हो गए, 48 तो ये आपके पक्के हो गए। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे पूरे मार्क्स दिला सकता है। फिर भाई ठीक है, रीजनिंग का आपको समझ आ गया कि गलती से भी अब कोई चैप्टर नहीं आता तो नहीं पढ़ेंगे। फिर से समझ लो, कोई चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो नहीं पढ़ना है, छोड़ो। अब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है टाइमिंग के साथ। ऐसा नहीं कि शांति से 40-40 मिनट ले रहे हो डेली, टाइम लगा के कि मुझे ये टाइम 13 मिनट पे लाना है डेली, और कुछ गलत है तो गलती किसी क्वेश्चन में हुई तो क्यों हुई, ये चीज भी आपको जाननी है। इसी तरह से मैथ्स के पास आते हैं, ठीक है। देखिए इसको यहां पे लिख देते हैं आखिरी दिनों में मैथ्स के। अब मैथ में क्या करना है देखो, अच्छा एक चीज समझ गए ना, रीजनिंग को सिर्फ आपको 13 मिनट देना है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा टाइम आपको देना ही नहीं है। ये भी ज्यादा बता दिया मैंने, 12.5-12 मिनट में बच्चे कर देते हैं, 10-10 मिनट में, जब प्रैक्टिस डेली करते हैं, ठीक है। क्या गलती, देखिए अब दूसरा आता है मैथ्स। देखो अभी तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये बताऊंगा आखिरी दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, फिर मैं आपको ये बताऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। थोड़ी क्लास लंबी होगी बट आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो आप देखोगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन। इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि डेली प्रैक्टिस करने के लिए पेपर दो। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग ना एक आसान चीज होती है, बच्चा चैप्टर पढ़ के अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहा होता है, वहां पे प्रैक्टिस पेपर से ज्यादा बेहतर हो पाता है। पर मैथ्स की अगर बात करते हैं तो आपको डेली रिवीजन भी करनी है सभी चैप्टरों की, डेली सभी चैप्टरों की रिवीजन भी करनी है, साथ में एक पेपर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप पेपर नहीं लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर डेली बेसिस पे नहीं लगा रहे हो टाइम के साथ, तो ये मान लीजिए आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है, आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और जीएस कितनी अच्छी है, आप पास नहीं हो सकते। चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, चाहे वो 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो आपको 25 के 25 आते थे एग्जाम टाइम पर इसकी गारंटी है आप पास नहीं हो सकते अगर आपने पेपर से पहले अभी भी अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाने शुरू नहीं करे। अब प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल टाइमिंग के साथ, कि अपने सामने घड़ी रखो या अपने फोन में स्टॉप वॉच स्टार्ट करके उस टाइमिंग के साथ अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस पेपर लगाने शुरू नहीं करे, तो आप मान लीजिए आप पास हो ही नहीं सकते, आपकी चाहे मैथ कितनी अच्छी है, आप 25 के 25 क्वेश्चन सही कर दो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी, स्पीड अपनी इंक्रीज नहीं करी, तो ये 25 क्वेश्चन वही आप 40 से 50 मिनट में कर पाओगे, और टोटल टाइम ही 60 मिनट है, टोटल टाइम ही मेरे भाई 60 मिनट है। तो मुद्दा ये भी तो है कि हमें सही टाइम में सारी चीजें करनी है, आना अलग बात है पर करना भी तो जरूरी है। आप भैया पीएचडी कर रखिए मैथ में, पर आपने 40 मिनट 25 क्वेश्चन में ले लिया, तो उस टाइमिंग का कोई फायदा नहीं है कि भाई साहब भाई ने 50 के 50 नंबर ला रहा है, 25 के 25 फेल दिए सारे, अब कोई बताए। अरे तो मैथ का पेपर थोड़ी देने गए हो, तुम्हें एग्जाम पास करना है, ठीक है। ये एक ईगो भी होता है कि मुझे 25 के 25 सही करने हैं। अरे मैथ का पेपर थोड़ी है, पेपर तो चारों सब्जेक्टों का, मुद्दा क्या है कि पास होना है। अब किस में कितने आ रहे हो उससे मैटर ही नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, आपकी जितने भी चैप्टर हैं उनमें से डेली सोच लो यार 1 से 2 चैप्टर को रिवीजन करनी है, इसको सबसे ज्यादा टाइम देना होगा आपको मैथ्स को। दूसरी तरफ एक डेली प्रीवियस ईयर पेपर एक डेली करना ही करना होगा, जो लास्ट टाइम पेपर आए हैं, ठीक है, वो लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर पेपर डेली आपको एक लगाना है। इसमें ज्यादा मत लगाना, क्यों, इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, बट एक लगाना है। जैसे आपने पहले दिन लगाया 25 क्वेश्चन थे, इन 25 में से आपके समझ लो 17 सही हो गए, वही मान लेते हैं, 8 अगर गलत हैं, ठीक है,
तो जो ये 8 गलत हैं, इन 8 में से चेक करना है कहाँ गलती हुई है, ठीक है। फिर उनको दोबारा से रिवाइज करना है, फिर अगला पेपर लगाना है। यहाँ से सिर्फ स्पीड इंक्रीज करनी है, यहाँ से वो रीजनिंग वाला खेल नहीं होगा कि आपकी चीजें क्वेश्चंस और सही होते रहेंगे। सही होने के लिए आपको पूरी मैथ का रिवाइज करना होगा। यहाँ रीजनिंग में क्या था, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपकी जो गलतियां है ना वो ठीक होते रहेंगी और आप 24 क्वेश्चन सही कर पाओ, चाहे आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। 100% गारंटी कर रहा हूँ, चाहे आपको नहीं आता हो कोई चैप्टर, तब भी, चाहे आज तक आपने रीजनिंग पढ़ी भी नहीं, थोड़ी बहुत पढ़ी है, तब भी आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगा के भी अपने अटेम्प्ट को सही कर सकते हो। बट इस केस में क्या है, मैथ्स भैया पढ़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैथ्स में बहुत बड़ा मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो डेली बेसिस पे रिवीजन 1 या 2 चैप्टर की करो आज से, ठीक है, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। अब अगर बात आए थे इंग्लिश और जीएस की, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या है, जीएस में तो मेरे भाई आप हल्का फुल्का जल्दी जो भी आपने जिस तरह से अपने ट्रिक वगैरह दिमाग में बना रखी होगी, जल्दी उसे रिवाइज करते रहो, 1 से 2 घंटे दो, ठीक है। करंट अफेयर थोड़ी बहुत पढ़ते रहो, थोड़ी बहुत नहीं, करंट अफेयर तो मेन है आज के टाइम पर। और इंग्लिश के अंदर वही एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वगैरह सारा कुछ आपका आ रहा होता है, ठीक है। तो पर इंग्लिश में भी एक बात याद रखना, आप इंग्लिश में जैसे मैथ्स में रिवाइज करोगे ऐसे इंग्लिश में भी रिवाइज करोगे, ठीक है। इंग्लिश में भी इसी तरह से रिवाइज करोगे और पेपर भी लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा, कितने पेपर लगाएंगे इंग्लिश में कितने पेपर लगाने चाहिए। इंग्लिश में डेली 3 पेपर लगाने। कितने पेपर लगाने, डेली 3। आपको सर 3 पेपर कैसे लगाए जाएंगे, एक पेपर लगाने में 10 मिनट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो 5 ही मिनट लगेंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मेरे भाई देखिए, इंग्लिश की अगर आपको इंग्लिश आती है तो शायद आपको 10 मिनट लगेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर डेली आपको कितने लगाने हैं, डेली 3, ये लगाने ही लगाने हैं। जितने आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा दिए इंग्लिश में, आपको यहाँ पे बहुत फायदा मिलने वाला है। जितने भी आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आप देखो प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा सेम टू सेम उठा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, सेम टू सेम उठा के। भैया इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यूं तो है नहीं कि उसमें आविष्कार होते रहे, नहीं, और ना उसे बदला जा सकता। तो उसमें जितनी चीजें उतनी चीजें उन्हें वो पूछता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। कोई नई चीज तो पूछ नहीं देगा इंग्लिश में, नहीं कि कोई नया ABCD A to Z के अलावा Z के बाद कोई शब्द बना दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक लिमिटेशन है इसके अंदर। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, रिवीजन करना साइड में, बट सबसे ज्यादा टाइम किसको देना, सबसे ज्यादा टाइम देना इंग्लिश में प्रीवियस ईयर पेपर को। आप डेली 3 पेपर करना। अब आपको सर 3 पेपर तो बहुत टाइम ले जाएंगे मेरे भाई। देखो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको 10 मिनट लगेंगे एक पेपर सॉल्व करने में, 25 क्वेश्चन 10 मिनट। क्यों, अगर आपको पता है एंटोनियम सिनोनियम की बात करें या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या किसी भी चीज की बात करते हैं, इडियम फ्रेजेस की, अगर आता है तो आप 1 सेकंड में आंसर मारते जाओगे। नहीं आता तो फिर क्या ही कर सकते हैं, गलत देने का तो कोई वो रास्ता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कितना टाइम लगेगा, तो मेरे भाई 5 मिनट लगने चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ो 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 छोड़ो, अच्छा ये आता है, कर दिया। नहीं, उसमें कोई वो ही नहीं है, टिक मार्क वाले तो क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में तो फ्री सोल्व करना पड़ता है और जाके एंड में पता लगता है कि यार इसका आंसर गलत आ गया, तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ तो क्या सीधा देख के पता लग जाएगा कि अरे मुझे आता है कि नहीं आता। तो आप डेली अगर, और फिर ये देखना भी है कि अगर आपने पेपर करा तो जितने भी क्वेश्चन गलत थे वो क्यों गलत थे, वो चेक जरूर करना। ये चेक करने वाला सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीजें चेक जरूर करनी है कि कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, तो क्यों गलती हो रही है। ओके, तो डेली ये चेक करोगे तो होगा क्या, आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मैक्सिमम सही करने लग जाओगे। और अगर डेली 3 करोगे तो वही 51 पेपर मैं चाहूंगा, इसमें तो मैं 40 भी नहीं कहूंगा, 51 पेपर आपको करके ही जाने प्रीवियस ईयर पेपर। जीएस में प्रीवियस ईयर लगा लो या कुछ भी पढ़ लो, भाई जीएस के लिए कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। वो एक महासागर है, वो तो अच्छों को लेके डूब सकता है और पता लग रहा है कि वो थोड़ा सा पानी उसकी प्यास ही बुझा सकता है, नहीं तो वो एक महासागर है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब मुद्दा आता है, देखिए सेकंड पॉइंट पे, आखिरी दिनों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है, किस किस में कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और मैथ्स वगैरह में क्यों रिवीजन लेनी है, यूं नहीं कि बहुत तगड़े वाली। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये सबसे मेन मुद्दा बच्चे के लिए हो जाता है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर का ओके, ठीक है, मैं डलवा दूंगा बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर उसके अंदर, ऐप के अंदर भी आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये आपके लिए बहुत बड़ा मेन मुद्दा
हो जाता है। देखिए जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है टाइम कितना हो गया, बहुत बड़ा मेन मुद्दा है। एक सेकंड में टाइम देख लो उसके हिसाब से। ओके, देखिए पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर एक वीडियो अलग से ही बनाऊंगा। बट अभी जितना बताऊंगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, और ये आप अभी से अपने दिमाग में बिठा के चलना। शायद जो पेपर उस समय अटेम्प्ट करोगे वही काम तो अभी भी करना है। डेली एक पेपर तो आपको लगाना ही लगाना है, जिसमें चारों सब्जेक्ट होंगे। ऐसा भी कर सकते हो, चारों सब्जेक्ट का एक पेपर लगाओ और फिर रीजनिंग के अलग से थोड़े ज्यादा और इंग्लिश के थोड़े ज्यादा। अब होगा कैसे, पेपर जब भी आप अटेम्प्ट करो ना, आपके साथ दिक्कत क्या होती है, ईगो प्रॉब्लम। यार हमने तो भैया मैथ्स बहुत तगड़ी पड़ी है, हम जैसे किसी को गांव में भाई तेरी मैथ तगड़ी है, उसमें एक अलग से जुनून आ जाता है, भैया मेरी मैथ तगड़ी है, मैं मैथ में खिलाड़ी हूँ। ये जो ईगो होता है ना, ये आपको मार डालता है पेपर के टाइम पर। कैसे, देखिए आप दिमाग में अगर ये बिठा कर चले गए, सबसे पहली बात तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करें वो जरूरी है, पर पेपर देते समय किस तरह से अटेम्प्ट करने ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए अगर आप दिमाग में ये बिठा कर चले गए कि मुझे मैथ्स के 25 क्वेश्चन सही करने हैं, आपने अगर ये दिमाग में ले लिया तो 100% आप वहां पर जा रहे हो फेल होने के लिए। पास आप हो ही नहीं सकते अगर आप इस दिमाग में इस बात को बनाकर चले गए गलती से कि मुझे मैथ के 25 सही करने हैं और रीजनिंग के भी 25 सही करने हैं, यानी कि आपको यहां भी 50 नंबर चाहिए और यहां भी 50, तो आप अभी से मान लीजिए आप फेल होने वाले हो। आपको कोई ताकत पास नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती, देखिए आप बहुत तगड़े प्लेयर हो मैथ के, गलती से ऐसा एक क्वेश्चन, गलती से पहला क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी बहुत अच्छी मैथ है आपकी, मान लेते हैं, पर गलती से पहला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर जो आपको नहीं आता, और आपने अपने दिमाग में 1-2 साल से ये भर रखा है कि मैथ के तो 25 के 25 करूंगा। अब आपके साथ क्या होने वाला है सोचिए, आप इस एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाले हो। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ यार ये देखा तो है इस तरह क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा सकते। आपको ये फील भी हो चुका है, बट फिर भी आप उसे टाइम दोगे। एक तो पहला ही क्वेश्चन ईगो प्रॉब्लम क्यों, तो 25 करने हैं, 25 तो जब करूंगा जब पहले ही कर लूं। ये वाली दिक्कत आ गई आपके दिमाग में, यार मुझे तो पहले ही नहीं हो रहा, मैं 25 कहां से करूंगा। और ये जो प्रेशर होगा ना, और मैथ ना कब आपके एक क्वेश्चन में 10 मिनट ले जाती है आपको पता नहीं चलेगा। आप घर पे ही बैठ के देखना, कभी कभी एक एक क्वेश्चन पे 10 मिनट तो बहुत कम बताएं, 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कभी किसी पड़ोसी से पूछ रहे हो, कभी किसी से इसका सॉल्यूशन बताइए आसान सा, तो ये मैथ है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने ये सोच लिया मुझे तो 25 के 25 सही करने हैं, वो बच्चा 100% फेल हो जाता है, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को इतना टाइम दे देगा और इसके बाद वो इतने प्रेशर में आ जाए सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से। शायद अगले 24 क्वेश्चन वो 12 मिनट में ही खत्म कर देता। भाई उसकी मैथ अच्छी है तो शायद 24 क्वेश्चन 12 मिनट में खत्म कर देता, पर उसे तो पूरे 25 सही करने थे, और यहीं पर वो मारा गया। वो इस एक क्वेश्चन को लेके बैठा रहेगा, यहाँ पे 10 मिनट खत्म, 50 मिनट बचे। वो अंदर से उसका मतलब हार्ट बीट सब कुछ धक 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 तेजी से बढ़ने लगे, यहाँ से पसीना आने लग जाएंगे। जो चीज आप उससे आगे ये 24 क्वेश्चन आते थे ये भी उससे नहीं होने वाले। तो मुद्दा ये है कि ये मान के जाओ जितने आते हैं उतने करने हैं। अब आपको करना कैसे पेपर अटेम्प्ट मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इसी एक मैथ्स के एग्जांपल से आप सारी चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन अपने दिमाग में लेकर चलो, इसको मुझे 25 मिनट देने हैं, ठीक है। वैसे आप 30 मिनट भी दे पाओगे मैथ्स में, क्यों, जब आप 13 मिनट रीजनिंग को दे पाओगे, 13 मिनट में हो जाती है रीजनिंग, ठीक है। और जीएस और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो टोटल में आगे 15-1 मिनट में दोनों खत्म हो सकते हैं, आसानी से आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन आप, मैंने मान लिया 25 मिनट, 30 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट भी अगर ले लोगे तब भी आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे आप पेपर, आपको सबसे पहले आपको पता है आगे तक जाना है, बट जो क्वेश्चन अगर आपको हल्का फुल्का भी ये लग जाता है कि ये मेरे 2 मिनट या 1 मिनट ले लेगा, अगर वो आपको 1 मिनट लग रहा है तो 1.5 मिनट लेने वाला है, ठीक है। वो क्वेश्चन आप छुओ ही मत। आपको सिर्फ 25 में से वो क्वेश्चन चुने हैं जिन क्वेश्चनों को आप देखते ही आंसर दे पाओ। यानी ऐसे क्वेश्चन नहीं होते अरे ये है क्या यार, इसे तो 10 से 1 सेकंड में कर लेते हो,
जब आपकी मैथ अच्छी है तो आप 10-10 सेकंड में 15-15 सेकंड में जिन क्वेश्चनों को कर पाते हो पहले आप उन क्वेश्चनों को करोगे। तो आपने मान लिया आपने 25 में से आप मान लेते हैं 15 क्वेश्चन आपने करे। भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 15 क्वेश्चन भी आपको नहीं आते होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कभी 15 क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे? 25 में 15 तो आते होंगे। ऐसा नहीं है जो बच्चों के 10 नहीं आते, 10 आपको ऐसा लग रहा है मेरा टाइम ज्यादा लेंगे पर मैं कर सकता हूं। पर अगर आप शुरुआत में ही उन क्वेश्चनों पे टाइम देने लग जाओगे तो आप अपने आप से हार जाओगे, क्योंकि टाइम आपसे जीत रहा होगा। आपको टाइम को तो हराना है, समझ पा रहे हो ना? टाइम जीत रहा होगा, आपको टाइम को हराना है। आपने 15 क्वेश्चन अगर ये आते होंगे तो हर एक क्वेश्चन के आपने लिए 30 सेकंड मैक्सिमम बता रहा हूँ। इतने खिलाड़ी हो चुके हो आप, इन्हें 10-10 सेकंड में भी कर दोगे। मैं आपके 30 सेकंड मान रहा हूँ, तो इस केस में आपने लिए 7.5 मिनट। कितने मिनट लिए मेरे भाई? 7.5 मिनट। 7 मिनट भी मान सकते हो। ये जो 15 क्वेश्चन है, साथियों 8 ले लो, चलो आप यूं कहोगे सर 8 मिनट ले लो, चलो 8 मिनट आपके खत्म हुए, 15 क्वेश्चन भी आपने खत्म कर दिए। क्यों? और आपका दिमाग भी थका नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो आपको आते थे, जिनमें आपने महारत हासिल कर रखी थी। अभी मुद्दा क्या उठता है? अब टाइम कितना बचा है आपके लिए? अब आपके पास टाइम बचा है 22 मिनट। कितने मिनट बचे हैं मेरे भाई? 22 मिनट। और क्वेश्चन कितने बचे हैं? क्वेश्चन बचे हैं 10 क्वेश्चन। अब इन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको लगता था यार 1 मिनट में सोल्व कर दूंगा। उन 5 क्वेश्चनों को उठाओ, उन 5 क्वेश्चन को उठाओ और हर एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट दो। एक भी नहीं, 2-2 मिनट दो। तो अगर आप 2-2 मिनट भी देते हो तो यहां पर आपका कितना टाइम लगने वाला है भाई? 5 क्वेश्चनों के लिए 2-2 मिनट के हिसाब से 10 मिनट। 10 मिनट बीतने के बाद भी 22 में से 10 गए, अभी भी 12 मिनट बचे हैं। और 100% आपके ये 15 और 5 20 क्वेश्चन सही हो चुके होंगे, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करोगे, अगर उसके लिए दिमाग में ही है 2 मिनट है, अरे रिलैक्स, वो सही होना ही होना है 100%। तो उसको जब 2-2 मिनट दोगे और 2 मिनट में आप सही कर ही दोगे। अब आपके पास 12 मिनट बचे हैं और अब बचे हैं 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 5 क्वेश्चन और 12 मिनट। अब आपको लगता है कि ये 5 में से सिर्फ मुझे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पर मुझे टाइम ज्यादा ले लेंगे, या 3 आते हैं। अब आप मान लो अगर 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो 12 मिनट में 2 क्वेश्चन का मतलब क्या? हर एक क्वेश्चन को आपको, अगर आपको 5 में से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 3 आते ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? हर एक क्वेश्चन को 6 मिनट दोगे। क्या आप 6 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते? आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से। अगर आपको लगता है उसकी कैलकुलेशन टफ है, बच्चा कहता नहीं सर बहुत तगड़ी कैलकुलेशन आई थी। 3 क्वेश्चन मैं हमेशा जब भी देखता हूं तो 3 एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टफ कैलकुलेशन होती है, बस उसी को लेके रोना बैठ जाता है बच्चा, भैया इसमें कैलकुलेशन टफ थी। अरे यार, अगर आप सही प्लानिंग से चलोगे तो उन टफ क्वेश्चनों को भी अगर आप 6 मिनट दोगे, 6 क्यों 5 दो, तो क्या उन क्वेश्चनों को आप नहीं कर सकते थे? धीमे धीमे कैलकुलेशन करते तो भी हो जाते। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप इस पे फोकस करो जो 2 टफ आ रहे हैं, उस पे ही फोकस करो जो 15 एक क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। और इस तरीके से जब आप चलोगे तो आप इस टाइम में अपनी पूरी की पूरी मैथ्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपने 25 में से 22 या 23, मैं तो 23 कर दोगे आसानी से, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने 23 अटेम्प्ट करे तो आप एग्जाम निकाल जाओगे आसानी से। इसी तरह से रीजनिंग में आप 24 क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, ऐसे इंग्लिश में, और इसी तरह से आपको करना है। अब मुद्दा उठता है सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करें या मैथ्स या इंग्लिश या जीएस? ठीक है, हाँ मेरे भाई आ जाओ, ये मिटाओ एक बार, ठीक है। लीजिए, अब मुद्दा आ जाता है किस पे, कि हम कौन से वाले को पहले दें, पहला, दूसरा, और सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब रीजनिंग सबसे पहले देना चाहिए। भाई पेपर हो रहा है, आपके पास 4 सेक्शन है, एक रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का। रीजनिंग, मैथ्स, यहाँ पे चाहे इंग्लिश लिख लो आप, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। आपके हिसाब से आप जब पेपर में बैठोगे तो आप सबसे पहले इनमें से कौन से वाले सब्जेक्ट को पकड़ने वाले हो? देखिए होता क्या है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जितने भी मैंने आज तक अपने स्टूडेंट्स देखे हैं, ये जो इंग्लिश होती है ना, ये बहुतों की तो बहुत अच्छी भी होती है, बहुतों की बहुत खराब। और इस वाले केस में जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं
उस केस के अंदर, ठीक है, जो हमारे जैसे परिवारों से बिलोंग करते हैं, जैसा हमारा परिवार है, मतलब हमारा जो किसान घर से हम बिलोंग करते हैं, जैसा मुझे पता अपने घर में, जैसा तो मुझे तुम्हारा सबका ही पता होगा। तो इस तरह के परिवार में, हमारे परिवारों में क्या होता है कि हमारी इंग्लिश इतनी, जो हमारी जनरेशन है उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हाँ जो नहीं आ रही है उसकी अच्छी है, बट मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, जो आप सभी की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती 80% बच्चों की। हाँ 20% बच्चा है जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, कि शायद उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी हो। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, हाँ आपने बचपन से इंग्लिश में जोड़ दिया तभी अच्छी है। क्यों भैया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का मतलब ये है ही नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, नहीं, ठीक है। क्योंकि हम जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, तो वैसे भी हम हिंदी पे ही जोर देना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं भैया, चलो इंग्लिश पेपरों में आ रही है। तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो इंग्लिश को शुरू में लेना तो बहुत गलत हो जाता है। फिर आपके मुद्दे में दिमाग में आता है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी जीएस बहुत तगड़ी होती है, तो बच्चा क्या करता है, जीएस से स्टार्टिंग कर देता है, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जो बच्चा जीएस से स्टार्टिंग कर देगा उसके जीवन की ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब बच्चा कहेगा सर जी मैं तो जीएस का भंडार हूँ, आसपास के टीचर भी मेरे नाम से कांपते हैं, रूह कांप जाती है, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ टीचरों से, उनके पसीने निकल जाते हैं। नहीं, बच्चे होते हैं बहुत से खिलाड़ी, उनका काम ही क्या होता है, जीएस जिनकी अच्छी होती है अगले दिन टीचर से आके ये क्वेश्चन पूछना है, मतलब टीचर की बस बेइज्जती कर ही दे रही है। तो भैया देखो, जीएस वाले भी बहुत से पाएंगे जो कहेंगे जीएस में ही हम सबसे पहले जीएस ही देंगे, बट वही सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। क्यों दिक्कत बनती है उनके साथ? देखिए दिक्कत इसलिए बनती है, जीएस एक इतना बड़ा सागर है कि ये डूबने वाला काम है। होता क्या है, आपने पेपर अटेम्प्ट किया, पहले 3 क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो आपको नहीं आते, भाई आ तो कुछ भी सकता है। अगर आप देखोगे, एक हम 2014 की बात करूं तो सीजीएल में एक जो फर्स्ट रैंक आई थी, अग्रवाल था एक व्यक्ति, आईएएस में फर्स्ट आया था, उसके सीजीएल के सिर्फ 50 क्वेश्चनों में, तो उस समय 50 क्वेश्चन आते थे, उसमें से सिर्फ उसके 20 ही सही थे, 50 में से सिर्फ 20, और आईएएस का टॉप रैंकर, यानी जिसकी फर्स्ट रैंक आती है। तो भैया जो ये सीएचएसएल हो गया, ये जो जिनकी जीएस होती है ना, चाहे यूपीएसआई हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ये जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, इनकी जीएस इतनी ऐसी आती है ना आने, क्योंकि एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। आपने देखा भाई, पहला क्वेश्चन आपका गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, आप वहीं कह लोगे अब मैं फेल हो गया, मैं नहीं पास हो सकता। बट हाँ, इसीलिए जीएस को तो भाई कब सबसे पहले कभी भी अटेम्प्ट मत करना, ये आपको ना एक नेगेटिविटी देगी। हाँ वो एक बाय लक, बाय चांस आपने सही कर दिए जीएस के 3-4, वो एक अलग मुद्दा है, बट जीएस में ऐसा होता है बहुत बार, बच्चा अपने आप से ही टूट जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना है, मैथ नहीं, मैथ भी सबसे पहले नहीं करना भाई। मैथ ने अगर आपके 30 की जगह 35 मिनट ले लिए, मैथ ने अगर 35 मिनट ले लिए आपके पास अगर सिर्फ 25 मिनट बचे ना, और ये 3 सब्जेक्ट आपके पास बच गए, शायद आप इन्हें तीनों को 25 में कर सकते हो, पर आपके हाथ पैर इतने ज्यादा फूल जाएंगे, आप इन 25 मिनट में इन तीनों को कभी जीवन में नहीं कर पाओगे, ये बात तय है। चाहे आप शुरू में इन्हें कर रहे होते तो 25 मिनट शायद खत्म कर देते, पर अब नहीं कर पाओगे, ये वास्तविकता है। तो मैथ भी गलती से शुरुआत में नहीं ले लेना, गलती से भी। अब आप कहो सर मैथ भी नहीं ले रहे, इंग्लिश भी नहीं ले रहे, जीएस भी नहीं ले रहे, फिर तो इसका मतलब रीजनिंग रह गई। मेरे भाई रीजनिंग ही सबसे पहले अटेम्प्ट करो। आप कहो सर रीजनिंग क्यों? रीजनिंग एक ऐसी चीज है ना, जब आप क्वेश्चन को गलत भी कर देते हो तो आपको लगता है मैंने तो सही करा है, मतलब आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देगी ना रीजनिंग, आपके क्वेश्चन सही, मतलब चाहे आपने 25 में से क्वेश्चन 21 ही सही करे हैं, पर आपको फील ऐसा होगा कि मैंने 25 के 25 सही करे हैं, और वो फीलिंग ना आपको पास करा देती है, मतलब पॉजिटिविटी। आपको ऐसा लगा रहा है मैंने तो यार 25 के 25 कर दिए, बाद में पता लगेगा कि 21 ही सही है, 4 गलत है, वो रीजनिंग है ये। बट हाँ, आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग सबसे पहले ये आपको पॉजिटिविटी देती है, आपके अंदर एक ऊर्जा प्रोड्यूस करेगी, यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो पूरे 25 के 25 कर दिए। फिर तो आप जो भी पकड़ लो इनमें से, आपको लगे पेपर तो बहुत आसान है, और ये फीलिंग अगर आपके दिल में आ गई तो आप पूरा पेपर करने वाले हो। तो सबसे पहले आप रीजनिंग पकड़ेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपने कितने मिनट में खत्म कर दिए? 13 मिनट में, और ये कर ही दोगे अगर जैसा मैंने आज बताया है शुरुआत में, उस हिसाब से अगर क्वेश्चनों को लेकर चलते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो पकड़ लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे हिसाब से मैथ पकड़ लेनी चाहिए। क्यों पकड़ लेनी चाहिए मैथ्स? अगर आपकी अच्छी है, वैसे जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पकड़ लेना, ठीक है। जिसको लगता है इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश, मैथ्स अच्छी है
तो मैथ्स, बट मेरे हिसाब से जो मैं ज़्यादातर बोलता हूँ रीजनिंग के बाद मैथ्स पकड़ो, ठीक है। तो पहले रीजनिंग फिर मैथ्स। क्यों, इसका रीज़न क्या, देखिए आपके 13 मिनट के बाद अगर आपने 25 क्वेश्चन मैथ्स के 30 मिनट में भी करें तो आप देखोगे ये 43 मिनट बीत चुके हैं। आपके पास कितने मिनट बचे हैं, आपके पास बचे 17 मिनट। इन 17 मिनट में से आप अब तो इंग्लिश जीएस कोई भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपने इंग्लिश पकड़ ली। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कितनी देर में हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उसमें से 25 में से आपको मतलब 16-17 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, देखा पढ़ा टिक 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 टिक। पैसेज वगैरह में थोड़ा टाइम लग जाता है, वो भी अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते पैसेज के, 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो टिक 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 वाले होते हैं। एरर वगैरह फाइंड करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मैंने कही ना, 17 या 16 तो ऐसे होते हैं जो आप टिक टिक करके जल्दी जल्दी बढ़ सकते हो। और जीएस की तो भाई बात ही ऐसी है कि किसी ने पूछा कि अकबर के बेटे का नाम क्या है, तो अगर आपको पता है तो लगाओ, नहीं तो आगे निकलो। तो जीएस तो ऐसा मुद्दा है कि 25 क्वेश्चनों को आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, पर मैं इसके 7 मिनट रखता हूँ और आपका पूरा पेपर खत्म। 60 मिनट बीत गए, पेपर भी खत्म। इस तरह से करना है, क्योंकि आपको प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं बनने देना, ठीक है। ओके, और कट ऑफ को ना अपने दिमाग में, सबसे पहली बात, अगर आपने एक काम करा, कौन सा काम, अगर आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर रहे हो, करने का मतलब क्या, पेपर दिया तो आपने जो गलत क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि आपको लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं ली, तो अगर आप 127 नंबर भी लाओगे ना तो वो शायद 160 में भी बदल जाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कुछ शिफ्टों में, अगर आपको लगेगा टफ पेपर था यार, तो 127 वालों के भी 160 बना देते हैं वो अपने आप। कोई इजी पेपर है, बट इस बार तो सभी में 145 को भी 160 बनाया है, 140 को भी 160 बनाया है, मैक्सिमम शिफ्टों में ऐसा करा है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक कट ऑफ कितनी गई है, मुद्दा क्या है कि बच्चा तो इतना लाकर भी उसे उन्होंने 160 बना दिया, वो उनकी वो थी। बट अगर आप एज एन एवरेज 140 नंबर भी लाते हो तो आप 100% मान लेना आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा 140 पर मुद्दा ये होना चाहिए कि इस 140 में आपने नेगेटिव मार्किंग वाला केस ना कराओ, यानी कि आपने गलत क्वेश्चनों को ना छुआ हो, आपने सही सही करे हो। तो 140 का फिर तो 135 पे भी आप पास हो जाओगे, बट आप 140 मानकर चलो, इतने आप कर दोगे तो आपका एग्जाम मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, तो आज की इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज आपको बताई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बच्चों को दिमाग से हिला देती हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में मैं फिर से बता देता हूँ, एक CHSL के 40 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ मैं। CHSL की 40 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 40 पेपर ला रहा हूँ मैं आपके। तो इन सभी पेपरों को आपको डेली सुबह शाम एक एक पेपर मिलेगा, ठीक है। इन सभी पेपरों को आप लगाइए, और लगाने के बाद आपको मैक्सिमम पेपर यहीं से फंसा हुआ पाएगा, 40 पेपर जो आपको ऐप में मिल जाएंगे। ऐप कहाँ पर है मेरे भाई, ऐप हमारी, अरे ऐप का नाम कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है मैं बता देता हूँ। ऐप का नाम है राहुल DESHWAL, राहुल देसवाल अकेडमी। ऐप का नाम है राहुल देसवाल अकेडमी, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और बहुत से बच्चे कहते हैं सर आपकी मैथ्स की PDF, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा है, या राहुल देसवाल अकेडमी मैथ्स सर लिख दोगे ना, मैथ्स सर, तो वहां से वैसे अकेडमी लिखते आ जाए, बट उसके साथ में मैथ्स सर लिखा हुआ, वो टेलीग्राम पर PDF भी मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके ठीक है। ओके मेरे बच्चों, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से बने रहें और डेली मेहनत करते रहें। और रात में 9 बजे आपके लिए मैं मेंसुरेशन चला रहा हूं, और जिस जिस बच्चे ने मेरी 9 बजे वाली मेंसुरेशन की क्लास नहीं देखी वो देख लेना, जिस जिस बच्चे ने मेरी मेंसुरेशन की 9 बजे वाली क्लास नहीं देखी देख लेना कल वाली, क्योंकि आज जो कराऊंगा वो कल के ही बेस पर होगा। और साथ में 25 तारीख को इंडिया की बेस्ट टीचरों की टीम आपके पास आ रही है, यहीं से आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है, इस कैमरे के थ्रू। तो उन सभी का आपको स्वागत करना है। रीज़न क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पॉजिटिविटी दिखाओगे कि हाँ सर हम आपके साथ खड़े हैं, हमें पढ़ना है, तो वो भी आपको हर पल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। क्योंकि
वो सारे टीचर मुखर्जी नगर के हैं। ऑफलाइन उन्होंने पढ़ाया, बहुत बड़े बड़े बैच, आप नाम देख सुन के उन्होंने कम से कम बहुत सब इंस्पेक्टर, बहुत इंस्पेक्टर बनाए हैं। पर मुद्दा क्या है, ऑनलाइन में उन्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन के बच्चे थोड़े से वो नहीं है कि मतलब होता नहीं कि बिल्कुल रेगुलर नहीं रहते, 2 दिन पढ़े 2 दिन छुट्टी। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा बच्चा बिल्कुल रेगुलर है, ऐसा बच्चा कहीं नहीं मिलेगा आपको, आओ के पढ़ाओ। तो तैयार हुए, बहुत मजा आएगा आपको भी। ओके ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात में 9 बजे। बाय।